नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस, डीएसएसएसबी एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर मेल के 131 से लेकर 140 तक टोटल 10 क्वेश्चंस को हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 130 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। पार्ट 8 है ये, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात है, कई लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पेपर की डिमांड करते हैं, क्वेश्चन पेपर चाहिए। देखिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मांगते हैं, बार बार पीडीएफ अपलोड करना, भेजना किसी को। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे अपना, और उस ग्रुप पे ये सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, अगर आप नए ग्रुप को जब ज्वाइन करेंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, आप फाइल्स में देखेंगे तो ये सारे पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जब भी कोई नया पेपर भी मेरे पास आएगा, अवेलेबल होगा कहीं से भी, तो मैं उसको भी इस टेलीग्राम ग्रुप में उसको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला था टेलीग्राम ग्रुप का, और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। द निफ्टी comprises stock of Indian companies belonging to dash sectors in India। निफ्टी एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इंडिया के शेयर मार्केट में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। एनएससी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण जो शेयर्स हैं उनके ऊपर निफ्टी नाम से एक इंडेक्स है। इंडेक्स यानी कि सूचकांक जो सूचित करता है कि एनएससी में शेयर्स का क्या रुख है, ट्रेंड क्या है। निफ्टी बोला जाता है नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 शेयर्स से लेकर के ये निफ्टी बोल देते हैं इसको। इसमें 50 शेयर शामिल रहते हैं, डिफरेंट कंपनीज के 50 कंपनीज के शेयर शामिल रहते हैं, शेयर्स या स्टॉक कहें। अब वो जो 50 कंपनीज होती हैं उनको सेलेक्ट करने के कई क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर उनको चुना जाता है। वो डिफरेंट सेक्टर से हो सकती हैं, एक सेक्टर से 10 कंपनी हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, अलग अलग सेक्टर्स। ये भी समय के हिसाब से ये सेक्टर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर की कितनी कंपनी है इसमें, ऑटो सेक्टर की कितनी कंपनी है इसमें, तो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 8, 15, 12, 5। इसमें जो सही ऑप्शन है सी 12, लेकिन ये प्रीवियस डेटा के मुताबिक है। 2017 में 12 सेक्टर्स की कंपनी शामिल थी, टोटल 50 कंपनीज के शेयर शामिल थे, जो 12 विभिन्न सेक्टर्स से थी, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, या कोल सेक्टर हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो इसी तरह के टोटल 12 सेक्टर थे। हालांकि अभी 2019 में ये सेक्टर्स की संख्या 13 है, और ये ज़्यादा भी घटती बढ़ती रह सकती है। ये डेटा है एक वेबसाइट से लिया गया, एनएससी की से। निफ्टी 50 कवर्स 12 सेक्टर्स एज ऑफ 7 अक्टूबर 2017 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चूंकि ये पेपर 2018 का है तो उस समय 12 सेक्टर्स की बात थी। अभी 2019 में टोटल 13 सेक्टर्स की कंपनी है जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन द सिटी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या कोलकाता। तो OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए एक नया स्टॉक एक्सचेंज था जो बीएससी और एनएससी के अलावा था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था। हालांकि अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है OTCEI। इस कुछ कारण थे, मार्केट में टिक नहीं पाया। इसकी पूरी जानकारी इस तरीके से है। OTCEI was incorporated in 1990 as a Section 25 company under the Companies Act 1956 and is recognized as a stock exchange under Section 4 of the Securities Contract Regulation Act 1956. Exchange was set up to aid enterprises promoters in raising finance for new projects in cost-effective manner and to provide investors with a transparent and efficient mode of trading. हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ, और इसलिए 2015 में
ये होल्ड अप हो गया और इसकी जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी की वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पर्पस फॉर होल्डिंग कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी पर्पस फॉर होल्डिंग कैश। नॉर्मली जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो कुछ कैश भी होल्ड करती हैं अपने पास। यहाँ पे कैश होल्ड करने का मतलब कैश इन हैंड ही नहीं है, कैश एट बैंक भी है अगर वो करंट अकाउंट में रखा गया है, डिमांड डिपॉजिट्स में रखा गया है। मतलब कैश भी कुछ संस्थाएं अवेलेबल करती हैं। अब कैश एक ऐसी एसेट होती है जो मोस्ट लिक्विड होती है लेकिन लेस यूजफुल होती है। मशीन है वो हमारे प्रोडक्शन में काम करेगी, कैश अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कॉस्ट ही बढ़ती है संस्था के ऊपर। हालांकि कुछ खास कारण होते हैं जिनकी वजह से उसको रखा जाता है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो कारण है, एक फर्म को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब देना है, जो प्राइमरी पर्पज नहीं है। ऑप्शन है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्टोरेज मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो इसमें जो सही जवाब है, जो प्राइमरी पर्पज नहीं है, वो है स्टोरेज मोटिव। कोई भी फर्म कैश को इसलिए नहीं रखती अपने यहाँ पे कि हमें स्टोर करके रखना है इसको। बाकी मोटिव होते हैं कि ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक प्रिकॉशनरी सावधानी के लिए भी रखती है कि इमरजेंसी में कब ज़रूरत पड़ जाए। स्पेक्युलेटिव मोटिव भी होता है कि भाई आज हमारे पास है तो कल को अचानक कोई सौदा आएगा तो हम कर पाएंगे। कैश इज नोन एज मोस्ट लिक्विड एंड लेस प्रोडक्टिव एसेट ऑफ ए फर्म अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स। अब जेएम कीन्स के अनुसार देयर आर 3 रीजंस और मोटिव टू होल्ड कैश। 3 कारण हैं कैश होल्ड करने के, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन के लिए इनमें से कौन सा मुख्य तौर पे जिम्मेदार नहीं है, यह बताना है। 3 फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वर्किंग कैपिटल हम कम रखें या ज़्यादा रखें। एक ऐसा फैक्टर है जो प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन है चेंज इन लेवल ऑफ सेल, चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड चेंज इन द टेक्नोलॉजी। इसमें से सही जवाब है चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स की संख्या घट जाना या बढ़ जाना, इसका वर्किंग कैपिटल पे कोई डायरेक्ट या प्राइमरी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बाकी तीनों चीज़ों का पड़ता है। चेंज इन द लेवल ऑफ सेल, सेल का लेवल अगर बढ़ेगा, अगर हम बहुत ज़्यादा सेल करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमको ज़्यादा मेंटेन करनी होती है, ज़्यादा स्टॉक रखना होगा अपने यहाँ पे। कम सेल रखेंगे तो कम रखना होगा, तो ये लेवल को प्रभावित करेगा वर्किंग कैपिटल के। चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज होगा तो उसका भी असर पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे। देखिए वर्किंग कैपिटल होती क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब भी करंट असेट या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज होगा तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज होगी। तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे घटेंगे या बढ़ेंगे तो ये इनका सीधा प्रभाव पड़ेगा या तो करंट असेट पे या तो करंट लायबिलिटी पे, इसलिए वर्किंग कैपिटल को चेंज करेगा, प्रभावित करेगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज आएगा तो हमारे करंट असेट को या करंट लायबिलिटीज के लेवल को प्रभावित करेगा और इसलिए ये भी वर्किंग कैपिटल को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, समझता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी की एक स्पेसिफिक अमाउंट समय के हिसाब से वो कम मूल्य या ज़्यादा मूल्य की हो सकती है। जैसे आज के समय में 100 रुपये, और अब हम कहें कि भाई आज से 5 साल बाद के 100 रुपये, तो इनमें से कौन सी मनी की ज़्यादा वैल्यू है? आज के समय में जो 100 रुपये है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 5 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी वैल्यू आज 100 रुपये की है। इसके कई सारे कारण होते हैं और एक साधारण सा कारण होता है कि चीज़ों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। आज 100 रुपये से हम जितना सामान खरीद सकते हैं उतना सामान हम 100 रुपये में शायद नहीं खरीद पाएंगे आज से 5 साल बाद। तो यह एक कारण है कि टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग में। जब हम किसी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि भाई आज हम 1 लाख लगा करके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में हम इससे 1 लाख की रिकवरी कर लेंगे।
तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आने वाले 10 साल में हमको 1 लाख आएगा और हम आज ही 1 लाख लगा दे रहे हैं, तो इसका जो ब्याज है ये हमारे लिए उल्टा नुकसान का सौदा हो जाएगा। कोई भी संस्था चाहेगी कि अगर हम आज 1 लाख लगा रहे हैं तो आने वाले 10 साल में हमको जो पैसा मिलेगा उसको 1 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए, और वो भी प्रेजेंट वैल्यू के संदर्भ में, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो हो सकता है उसकी 1,20,000 हो, हम उसकी जो फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहेंगे। यही वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो ऑप्शन से इसमें जो पूछा गया है कि कौन से मेथड ऐसे हैं जो कंसीडरेशन में लाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ऑप्शन से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पेबैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो ये ऑप्शन कुछ ऐसे ही हैं। बाकी इसमें से जो सही ऑप्शन है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। दरअसल डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ही होता है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं मनी की वैल्यू को। डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि मान लो 5 साल बाद हमको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी आज की वैल्यू 5 साल पहले आज के संदर्भ में इनकी वैल्यू क्या है। तो आज की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये फ्यूचर का जो कैश फ्लो है 5 लाख का, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, कि जैसे आज अगर हम 4 लाख जमा करते हैं तो हो सकता है 5 साल बाद ये ब्याज लगते लगते 5 लाख हो जाए। तो ये तो ब्याज लगते लगते होंगे 5 साल बाद। ठीक वैसे ही इसको जब हम ऐसा देखेंगे कि भाई 5 साल बाद जो 5 लाख रुपए होंगे उन पे कोई परसेंटेज ले ले ब्याज की, अगर उस ब्याज की परसेंटेज को कंसीडर करें तो आज हमको कितना रुपया देना पड़ेगा कि हमें 5 साल बाद 5 लाख मिल जाए। तो 5 साल बाद हमें आज कितना जमा करना पड़ेगा, इसको निकालने का जो तरीका है वो डिस्काउंटिंग टेक्निक कहलाती है। तो ये जो मेथड है टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया। यह आइडिया है दैट मनी दैट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। आज जो पैसा है वो आने वाले फ्यूचर में उसी सेम अमाउंट के पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी है। भाई 5 साल बाद हमें मिलेगा, 5 साल तक तो हम कमा करके इसको ज़्यादा बना लेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसकी भी चर्चा थी इसमें इसके ऑप्शंस में। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज ए कैपिटल बजटिंग मेथड। ये एक कैपिटल बजटिंग मेथड है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जिसमें हम ये डिसीजन लेते हों कि हमको कोई फिक्स्ड एसेट खरीदनी है नहीं खरीदनी है, कोई नई ब्रांच चलानी है नहीं चलानी है। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेते हैं तो उसी को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। और जब कैपिटल बजटिंग के लिए हम टेक्निक अपनाते हैं कि हम कैपिटल बजटिंग करें या नहीं करें, तो उसके लिए जो मेथड्स अपनाए जाते हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। तो कैपिटल बजटिंग मेथड में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी एक मेथड है इसी तरीके का, जो यूजफुल होता है क्विक कैलकुलेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें एक इन्वेस्टमेंट की हम क्विक कैलकुलेशन कर पाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। इसमें जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ARR इज यूज्ड मेनली एज ए जनरल कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट। जैसे हमारे पास 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं तो हम सभी में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है कि मान लो 10 लाख लगा रहे हैं तो रिटर्न कितना मिलेगा। मान लो हमको इसमें से रिटर्न मिल जाएगा 10% के रेट से हर साल, तो हम कहेंगे कि 10% इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरा प्रोजेक्ट देखा मान लो उसका 12% है, तीसरा देखा उसका 14% है, तो जिसका ज्यादा रिटर्न होगा वो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। ऐसे ही पेबैक पीरियड मेथड, ये पेबैक पीरियड को बताता है कि कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा। मैं अगर 5 लाख आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितने पीरियड में पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। यह मेथड इज यूज्ड टू क्विकली इवैल्यूएट द टाइम इट शुड टेक फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट बैक द अमाउंट ऑफ मनी पुट इनटू ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ, मान लो 5 लाख लगा रहा हूँ, दूसरे में 6 लाख लगा रहा हूँ, तीसरे में 10 लाख लगा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि मेरा पैसा कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो जल्दी वापस कर देता है। जो जल्दी वापस कर देगा प्रोजेक्ट उसको अच्छा माना जाएगा इस मेथड के आधार पर। बाकी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक इज ए वैल्यूएशन मेथड यूज्ड टू, ये भी एक ऐसी ही टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की, यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर कैश फ्लो। ये फ्यूचर के जो कैश फ्लो आएंगे उस पर बेस्ड है। इट अटेम्प्ट्स टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टुडे। हालांकि ये जानने की कोशिश करता है कि आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ हाउ मच मनी इट विल जनरेट इन फ्यूचर। इस आधार पे कि ये हमें कितना फ्यूचर में वापस दे देगा पैसा। तो इसमें डिस्काउंटिंग
टेक्निक अपना करके जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू जान ली जाती है। और हमें ये जानने में मदद मिल जाती है इससे कि जैसे अगर हम आज 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो 10 साल तक बिजनेस चलेगा और हमें 10 लाख रुपए 10 साल के दौरान वापस आएगा। अब फ्यूचर में जो 10 लाख आएगा उसकी हमने आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली डिस्काउंटिंग अपना करके, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 8 लाख, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू 8 लाख है। तो हम देखेंगे हम 5 लाख लगा रहे हैं और 8 लाख हमारा रिटर्न हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू पे भी, तो फायदे का सौदा है। The ability of a firm to use fixed financial charges to magnify the effects of changes in EBIT on earning per share is otherwise termed as। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फर्म की एबिलिटी, योग्यता, जिससे कि वो यूज करती है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज का मतलब होता है कि फाइनेंस का ऐसा सोर्स यूज करना जिसके चार्ज फिक्स हों। जैसे लोन ले लेना तो उसका जो चार्ज है इंटरेस्ट वो फिक्स है, हमें देना ही पड़ेगा। डिवेंचर इशू करना, तो डिवेंचर इशू करने से हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट तो हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड चार्ज है, वो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना टू मैग्नीफाई, बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन ईबीआईटी, जिससे कि ईबीआईटी पे इस तरह का प्रभाव पड़े, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है कि ऑन द अर्निंग पर शेयर, की जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग जाती है पर शेयर के हिसाब से वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फर्म की एबिलिटी, जब वो फर्म लोन अमाउंट का यूज करके अपने शेयर होल्डर्स के अर्निंग को बढ़ा पाती है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, लॉन्ग टर्म लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। इसका सही जवाब है फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है कि हम किसी चीज को टेक्निक लगा करके, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उस पर टेक्निक का यूज करके उससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सिचुएशन में हो जाएं, तो जिस भी क्षेत्र में हम लीवरेज करेंगे वहीं बेनिफिट मिल जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब हो गया जब फाइनेंस के मामले में कि हमें पैसा चाहिए, हम शेयर से भी ले सकते हैं, डिवेंचर से भी ले सकते हैं। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमने डिवेंचर से पैसा ले लिया, लोन का पैसा ले लिया और अर्निंग बहुत ज्यादा की और इससे हमने अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स उनकी अर्निंग को बढ़ावा दे दिया, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से ऐसा संभव हो पाता है और इस टेक्निक को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब, फाइनेंशियल लीवरेज इज यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज करना ईबीआईटी को इंक्रीज करने के लिए, ईबीआईटी नहीं, यहाँ पे ईपीएस होगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए यूज करना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को फाइनेंशियल लीवरेज कहलाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज यूज्ड इज द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे ध्यान रखें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, यानी कि फाइनेंस की कॉस्ट फिक्स हो, डिवेंचर इशू करके, लोन ले करके, फाइनेंस कॉस्ट। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड कब होगी, जैसे बिल्डिंग किराए पे ले ली तो बिल्डिंग का जो किराया है वो ऑपरेटिंग का खर्चा है, वो फिक्स्ड हो गया क्योंकि किराए पे बिल्डिंग ली है हमने, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग इनकम, जब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा करके ऑपरेटिंग इनकम को बढ़ाते हैं तो ये जो टेक्निक है ये ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। फाइनेंस के मामले में इसी को अपनाएंगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंज करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज, इन दोनों का जो कंबाइंड अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। कंबाइंड लीवरेज इज ए लीवरेज विच रेफर्स टू हाई प्रॉफिट्स ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें कुल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण उसमें बदलाव करके फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा करके हम अपने प्रॉफिट्स को अगर हाई कर पाते हैं। अब दोनों तरह की फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों ही बढ़ा करके अगर हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं तो कंबाइंड लीवरेज है। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है which of the following is not correct with regard to a company registered in India as per Companies Act 2013, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक एवरी कंपनी मस्ट हैव परपेचुअल सक्सेशन, हर कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो वारिस हैं वो सक्सेसर जो उनके हैं वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जो वारिस हैं वो शेयर होल्डर बन जाएंगे।
और इस कारण से शेयर होल्डर्स की डेथ होने का या इंसॉल्वेंट होने का किसी कंपनी पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा इंडिविजुअल। एवरी कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड, हर एक कंपनी को ये एक पावर होती है, एक शक्ति होती है कानून के द्वारा दी गई कि वो कंपनी किसी पे केस कर सकती है, वाद दायर कर सकती है, और उस कंपनी पे भी जो बाहरी पार्टी है वो वाद दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो ऐसा कर सकते हैं। एवरी कंपनी मस्ट पोजेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हर कंपनी के पास अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी के पार्षद अंतर नियम, जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड नियम होते हैं। एवरी कंपनी शुड हैव ए कॉमन सील, हर एक कंपनी की एक कॉमन सील होनी चाहिए। जैसे एक पर्सन अपने साइन करता है डॉक्यूमेंट पे, ऐसे ही कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की सील लगती है। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 के संदर्भ में इसको देखेंगे तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे करेक्ट हैं, इसमें नॉट करेक्ट कोई है ही नहीं। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट 1956 के संदर्भ में देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा उस केस में सी होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में ये व्यवस्था थी कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, किसी पब्लिक कंपनी के, सार्वजनिक कंपनी के, तो वह कंपनी टेबल ए के जो प्रोविजन है उनको अपना सकती है। टेबल ए में जो प्रोविजन है उनको अपना सकती थी। लेकिन अभी जो नया एक्ट है 2013, इसमें सभी कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी कर दिया है। तो अब नए एक्ट के संदर्भ में हम देखेंगे तो ये सारे ही सही हैं, और इसलिए इनमें से जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ही करेक्ट हैं, और नोट करेक्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जो प्रीवियस एक्ट था उसमें कहा गया था फॉर ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू हैव इट्स आर्टिकल्स एज इट कुड अडॉप्ट द टेबल ए गिवन इन द एक्ट, कि उसके लिए मैंडेटरी नहीं था आर्टिकल रखना, ये ऊपर है मैंडेटरी नहीं था आर्टिकल रखना, वो टेबल ए को अपना सकती थी। बट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन नए एक्ट में इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल, लेकिन नए एक्ट में आवश्यक है हर एक कंपनी के अपने आर्टिकल होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से जो ऑड है अकाउंटिंग के ब्रांचेज को लेकर के उसको उसकी पहचान करनी है। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं ऐसे सारी ही, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से अलग कौन सा है यह बताना है। तो इनमें हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने अलग राय देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो इसका सही ऑप्शन था, आंसर दिया था, वो था कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसका एक कारण ये हो सकता है कि बाकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही बेस्ड रहते हैं ज़्यादातर। हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग भी बेस्ड रहता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो काम रहता है वो इन तीनों से कुछ अलग हटके रहता है। इसका काम रहता है कॉस्ट पे कंट्रोल करना, बाकी इनका जो काम रहता है, इनका मेजर काम रहता है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखना और मैनेजर्स की मदद करना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। इसका भी काम लगभग वैसा ही अपने अपने ऑप्शन है, लेकिन जो आंसर गिवन था इसका एग्जाम में वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही था। अगर इंडिया के संदर्भ में कहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक एकदम अलग ब्रांच दिखती है। पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में भी कहें, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट अलग होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो अलग रहते हैं। बाकी जितने भी ये मैटर्स हैं इनको जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब देख सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब सीए इनको देख सकता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सेपरेट ब्रांच होती है, जिसके लिए कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, पहले ICWA काम करता था, अब ICMA नाम से काम करता है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स अलग से होते हैं। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंट दैट करंट डिविडेंड्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू फ्यूचर या डिस्टेंट डिविडेंड्स एंड दैट द शेयर होल्डर प्रेफर डिविडेंड्स ओवर रिटेन्ड अर्निंग्स इज नोन एज। इसमें एक आर्ग्यूमेंट की बात की गई है कि यह आर्ग्यूमेंट कि जो करंट डिविडेंड्स है, यानी कि वर्तमान में जो लाभ मिल जाएगा वो लेस रिस्की है, उसमें रिस्क कम है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर या डिस्टेंट डिविडेंड। ऐसे डिविडेंड जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, आज जो लाभ हमें मिल सकते हैं, फ्यूचर में वो मिलने वाले लाभों से वो ज्यादा उपयोगी हैं और कम रिस्की हैं, उसमें रिस्क कम है क्योंकि आज ही मिल जाएगा। दैट द शेयर होल्डर्स प्रेफर डिविडेंड ओवर रिटेन्ड अर्निंग्स, और यही कारण है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड को प्रेफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय। देखिए, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जब लाभों को अपने अंशधारियों में बांट देती है उसको उसकी डिविडेंड कहते हैं, और जब कंपनी लाभों का कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है फ्यूचर के लिए उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं।
तो हालांकि रिटेन्ड अर्निंग भी कंपनी के पास रहती है और शेयर होल्डर क्योंकि मालिक रहते हैं तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी रिटेन्ड अर्निंग रहने से, लेकिन फिर भी जो शेयर होल्डर है वो चाहेंगे कि जो डिविडेंड अभी मिल रहा है वो मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद का तो बाद में है। तो इससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट है उसको पहचान करनी है इनमें से गिवन ऑप्शंस में से। इंटरिम डिविडेंड आर्ग्यूमेंट, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट और एप्पल इन बास्केट आर्ग्यूमेंट या फिश इन द नेट आर्ग्यूमेंट। इसका सही जवाब है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो आज हाथ में है वो ज्यादा अच्छा है। यह एक कहावत पे आधारित है, बेस्ड ऑन एन एडेज। एक एडेज है, कहावत है कि ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि भाई झाड़ी में दो बैठे हुए हैं बुश में बर्ड, लेकिन हमारे हाथ में एक है, तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें पता है हमारे हाथ में इसमें कोई रिस्क नहीं है, और वो दो हैं उसमें रिस्क है, हो सकता है एक भी ना मिले हमको उनमें से। तो द बर्ड इन हैंड थ्योरी स्टेट्स दैट द इन्वेस्टर प्रेफर द सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इन्वेस्टर प्रेफर करता है सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स की, जो निश्चितता है डिविडेंड्स की उसको वो प्रेफर करेगा टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंशियली हायर फ्यूचर कैपिटल गेन, कि फ्यूचर में हमको ज्यादा कैपिटल गेन हो जाएगा, उससे बेटर है अभी डिविडेंड मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। डिविडेंड प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से ये प्रपोज की थी पहले मायरन गार्डन 1963 में और जॉन लिंटर 1964 में। नेक्स्ट है द डिफरेंट रैंकिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेक्ट एज गिवन बाय द एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। अब ये भी कैपिटल बजटिंग के ही दो मेथड हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। may take place, one of the following is not associated with it, find out the same। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, तो इन पे जब हम अलग अलग मेथड से इनकी रैंकिंग करेंगे तो एनपीवी मेथड से हो सकता है रैंकिंग अलग हो और आईआरआर मेथड से हो सकता है रैंक में आगे पीछे हो जाए दोनों। तो ये दोनों मेथड्स की रैंकिंग अलग होने के कई कारण रहते हैं, एक इनमें से ऐसा जो उसका कारण नहीं है अलग होने का, उसकी पहचान करनी है। तो पहला है अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइव्स, जो प्रोजेक्ट की लाइव्स होती हैं वो अनइक्वल हो सकती हैं। मैनेजमेंट डिस्पैरिटी, मैनेजमेंट में डिस्पैरिटी हो सकती है, उसमें हो सकता है मतभेद हो। साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, साइज हो सकता है अलग अलग हो। टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, समय अलग अलग हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो कारण बन सकते हैं अलग अलग रैंकिंग के दोनों मेथड्स में। तो नेक्स्ट है ये, इनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को, आईआरआर मेथड को। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे आज हम किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख लगा रहे हैं, हमें पता चला कि आने वाले 10 साल में हम 1 लाख सालाना इससे मिल जाएगा, तो 10 लाख हमें मिल जाएंगे। अब ये 10 लाख तो हमें आने वाले 10 सालों में मिलेंगे और ये 5 लाख हम आज ही लगा रहे हैं। तो ये जो 5 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो प्रेजेंट वैल्यू है पैसे की, लेकिन जो आने वाले 10 साल में हमें 10 लाख मिलेंगे ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। फ्यूचर में जो रुपया मिलेगा ये वो है, तो इसकी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है। अब इस रुपए की जो फ्यूचर में 10 लाख हो है, अगर हम इसकी वैल्यू आज जानना चाहें तो कितनी होगी, तो नेचुरली इसकी वैल्यू कुछ कम होगी। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, ये टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो मुझे आज मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा करता हूँ, पता चला 4 साल बाद ये 2 लाख हो जाएंगे, मान लो एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लाख की जो 5 साल बाद फ्यूचर की वैल्यू है वो 2 लाख है। और अगर मैं इसको यूं कहूँ कि ये जो 2 लाख है, इस फ्यूचर में जो 2 लाख होगा 5 साल बाद, इसकी जो प्रेजेंट में वैल्यू है वो 1 लाख है, क्योंकि 1 लाख जमा करने से 5 साल बाद 2 लाख होने हैं। तो यही बात है कि जो फ्यूचर में वैल्यू होती है मनी की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। और जब हम इसको, जब प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर निकालते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे मान लो 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको अप्रिशिएट करते जाते हैं, ये बढ़ करके इतना हो जाता है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही कंपाउंडिंग का उल्टा हो जाता है डिस्काउंटिंग। जब हम 2 लाख की आज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 6%, 7% जो भी रेट है उसमें माइनस करना शुरू करेंगे, होते होते ये 1 लाख आज रह जाएगा। मतलब जब इसको डिस्काउंटिंग करना शुरू करेंगे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इस 10 लाख की ऐसे ही हम प्रेजेंट वैल्यू जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 10 लाख जो मिलेंगे ये तो आने वाले 10 सालों में मिलेंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने पता करी कि ये 7 लाख है। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो इनफ्लो होंगे कैश के, ये इनफ्लो है क्योंकि हमें मिलेगा पैसा, ये आउटफ्लो है क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा।
तो ये आउटफ्लो 5 लाख और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली, ये आ गया 7 लाख। तो इनफ्लो 7 लाख है, इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाएंगे, कुल मिलाकर के 2 लाख हमारे पास बच जाएगा नेट। इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, एनपीवी। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आईआरआर मेथड क्या होता है? इसमें हम ये चेक करके देखते हैं इंटरनली कि कैपिटल बजटिंग का ही मेथड है ये भी, कि टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इक्वल टू 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें हम वो रेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा रेट होगा जिससे जो प्रेजेंट वैल्यू है 0 हो जाए। जैसे अभी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मान लो हम ये चेक करना चाहें कि ऐसा कौन सा रेट हो सकता है इंटरेस्ट का कि अगर हम 10 लाख को डिस्काउंट करें तो वो 5 लाख हो जाए, आज की डेट में 5 लाख हो जाए। तो क्योंकि इनफ्लो की वैल्यू भी 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लोज की भी वैल्यू 5 लाख है, तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको ऐसे समझें, ये कैसे निकाला जाता है कि जैसे मान लो आपको जानना है कि भाई आप 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये 10 साल में मेरा जो 10 लाख है ये 30 लाख हो जाए। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कहीं ब्याज का वो दर मिल जाए कि ये 10 लाख आपके 10 साल में 30% हो जाए। तो ब्याज की वो दर आप ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे तो वो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट होगा आपका, कि आपकी उम्मीद ये एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे 10 लाख 10 साल में 30 लाख हो जाएं। तो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए ब्याज का, वो आप ढूंढेंगे, 7%, 8%, 10%, उसके मेथड निकालने के उसमें मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं। तो ऐसे ही जब आप इसका उल्टा ढूंढेंगे कि भाई 10 साल बाद जो 30 लाख है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए। मान लो आप प्रोजेक्ट में आज 10 लाख लगा रहे हैं, 10 लाख आज लगा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू आपको पता है 30 लाख मिल जाएगी। इससे आप वो रेट जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा रेट होगा डिस्काउंटिंग का जिससे कि ये 10 लाख किया जाए। इस रेट को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था आज का डिस्कशन। 10 क्वेश्चन इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किए। फिर से मैं बता देता हूं कि आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर देखना चाहते हैं यूट्यूब पे इसी तरीके से, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीवियस पेपर्स नाम से, उस पर जाएंगे तो बहुत सारे नवोदय के, यूजीसी के, केंद्रीय विद्यालय के, डीएसएसबी के, आपको यूपी के, हरियाणा के आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। आप एमसीक्यू सीरीज देखना चाहते हैं तो अलग अलग चीजों पे सीरीज चली है। किसी सीरीज में 10 पार्ट हैं, किसी सीरीज के 20 पार्ट हैं, डिफरेंट टाइप की सीरीज है। उस सब में कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा एमसीक्यू सीरीज में। इसको देखना चाहते हैं तो आपको एमसीक्यू सीरीज नाम से ही प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देखेंगे कई सारी आपको सीरीज मिल जाएंगी। इसी क्रम में ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, एक पेपर उठा करके। अभी डीएसएसबी का ये मेल का पेपर, इसके बाद फीमेल का पेपर लाएंगे, फिर बाकी एग्जाम्स के भी पेपर इसमें स्टार्ट करेंगे। आप इस पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको लिंक मिलता रहेगा। इसके अलावा आप पेपर्स की पीडीएफ चाहते हैं इनकी, तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और एक एक को मैं नहीं दे पाऊंगा एक कॉल पे, क्योंकि हर दिन 30 से 40 लोगों का आ जाता है, संभव नहीं है। शुरुआत में मैं भेज भी देता था, अभी उसके लिए मैंने तरीका बना रखा है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे इसका बीडी ऑनलाइन स्टडी चैनल का ही, उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर है ऑलरेडी, बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस मैसेज को टटोलेंगे, एकदम शुरुआत में जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे या फाइल्स मेन्यू में जाएंगे तो वहां पे आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ पेपर फ्यूचर में भी मेरे पास आएंगे तो मैं उनको भी इसमें अपलोड करता रहूंगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।